मैं हंसा सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आए हैं और इस बैच में टॉपिक वाइज हम आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, हमारा सुपर 30 का बैच क्यों था? क्योंकि ये जो वीडियो थी वो 30 डेज की थी, बट एग्जाम के कुछ भी आसार अभी हाल ही में आपको उसकी तैयारी को लेके देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको 30 के बाद, जैसे एग्जाम्स में क्या होता है ना कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये तो पूछे गए हैं, ठीक है, बट और भी किस पैटर्न में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर क्या ऐसा नया आ सकता है, तो देखिए उसको भी लेके ना मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपको क्वेश्चन दे दूं। तो जब ये 30 का सीरीज हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपके लिए ऐसे ही कई सारे वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें कि आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस होंगे और वो आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि अरे मैम ने तो एक्सप्लेनेशन में ये चीज मेंशन किया हुआ था या बताया था। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। प्लस एक और चीज मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक से, जैसे कि कल मैंने आपको लास्ट वीडियो जो था मेरा उसमें रिप्रोडक्शन का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था और आज सेकंड कराऊंगी। तो जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ने जाते हो या क्वेश्चंस करने जाते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसके कुछ भी जहाँ से भी आपको मिले चीजें कंटेंट मिले उसको आप रीड करो, पढ़ो या वीडियोस में देखो। तो इससे जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, टिक करोगे कि अरे इसका तो ये आंसर हो सकता है या इसका ये आंसर हो सकता है। तो देखिए अब बात करते हैं कि अगर मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाया तो आप क्या समझते हो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब आप क्या समझते हो? आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखिए रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये जो पूरी पृथ्वी है ना इसको बनाए रखने के लिए जीवों का होना बहुत जरूरी है और जीव अपने आप को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मीन्स कि वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने जैसे ही बच्चे को पैदा करते हैं। ये क्रिया क्या है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो कई प्रकार से भी हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो आपको भी पता है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल, सॉरी मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, फर्टाइल होते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है, और फिर वो कोशिका क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, फिर नई कोशिका बनती है जो कि डिवाइड होके एक बेबी को जन्म देती है। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया एक मोटा मोटी रिप्रोडक्शन का कि रिप्रोडक्शन में होता क्या है या कोई भी जीव अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है। ठीक, आपको एक मजेदार चीज बताती हूँ। आपने इल का नाम सुना है, इल का? आज भी बायोलॉजी में इल का रिप्रोडक्शन एक मिस्ट्री है और इससे मेरा शॉर्ट्स भी आने वाला है जिसमें मैं आपको चीजें बताऊंगी, तो वो आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इल का रिप्रोडक्शन आज भी बायोलॉजी में एक मिस्ट्री क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। What specializations are found in the germ cells of sexually reproducing animals with complex body design? तो बताइए कि जटिल शरीर संरचना वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों की युग्म कोशिकाओं जर्म सेल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्म सेल की बात कर रही है, में कौन से विशेषीकरण पाए जाते हैं? यहाँ पे जटिल संरचना की बात किया जा रहा है कि जटिल संरचना वाले लैंगिक प्रजनन मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन पाया जाता है? तो नर युग्मक कोशिका बड़ी और भोजन भंडार सहित मादा छोटी और गतिशील। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है या मेल जर्म सेल है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, और जो फीमेल होती है वो स्मॉल एंड मोटाइल होती है। तो बताइए, अच्छा आपको पता है कि स्पर्म मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल? मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो गति कर सके, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि जो गति ना कर सके। तो अच्छा हमको
ऑलमोस्ट लोगों को ये तो पता ही होगा कि स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म मोटाइल होता है ना, इसका मतलब कि ये क्या है, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मेल जर्म सेल स्मॉल विथ फूड स्टोर। देखो जो मेल जर्म सेल होता है वो फूड स्टोर नहीं करता है, ओके, तो ये आंसर भी गलत है। अब बात करते हैं मेल जर्म सेल स्मॉल एंड मोटाइल। यहाँ पे कह रहा है कि जो मेल जर्म सेल होते हैं वो छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, जिससे वो गति कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि फीमेल लार्ज विथ फूड स्टोर। जो फीमेल जर्म सेल होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू मेल जर्म सेल, तो वो बड़ा होता है और साथ में क्या होता है, वो फूड स्टोर किए रहता है। और ये बिल्कुल सही है, वो फूड स्टोर किए रहता है जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल जब एक दूसरे से कंपाइल होते हैं तो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, वो करता है फीमेल जर्म सेल, ठीक है, क्योंकि वो फूड को, भोजन को स्टोर किए रहता है और फिर आगे क्या करता है, वो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। refers to the cessation of menstruation। बताइए कि मेंस्ट्रुएशन को समाप्ति को संदर्भित करते हैं तो किससे, मेनार्क, हाइपरमेनोरिया या फिर मेंसेस या मेनोपॉज। बताइए ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि, अच्छा आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो 45 to 50 एज में स्टॉप हो जाती है फीमेल में, और ये एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल जो होता है वो वुमेन्स को फर्टिलिटी के लिए हेल्प करता है, बच्चे पैदा करने में मदद करता है, इसीलिए ये एक वुमेन की बॉडी में होने वाली एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ओके। तो ये इसके रुकने एक एज के बाद होता क्या है कि ये क्रिया बंद हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। तो वो कौन सा स्टेज होता है बताइए, ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वो क्रिया होती है मेनोपॉज की, ठीक। और ये मेंसेस क्या है या मेनार्क क्या है, मेंसेस साइकिल, और मेनार्क होता है कि जब भी एडोलसेंस में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं मेनार्क। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इन दोनों को नोट कर सकते हो, ये मेनार्क क्या है और मेनोपॉज क्या है, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What did Mendel discover about the factors that influence heredity? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में क्या खोज की थी। तो बताइए यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों की एक जोड़ी उनके गुणों को निर्धारित करती है, या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन में केवल पितृ गुण प्रकट होते हैं, या फिर लक्षण हार्मोन के उत्पादन के कारण व्यक्त होते हैं। बताइए क्या किसी भी बच्चे का जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन डिसाइड करेगा? हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपको भी पता है ना कि पेरेंट्स से उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम वो कॉपी होते हैं। अब फिर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, एक पीढ़ी के सभी संतति माता पिता की प्रतिकृति क्लोन के रूप में दिखाई देते हैं। अब यहाँ क्या बात हो रहा है कि एक पीढ़ी के सभी संतति, तो क्या जरूरी है कि आपने जंपिंग जीन का नाम सुना है? जंपिंग जीन ऐसा जीन होता है जो कि हमारे पूर्वजों से आज की जो जनरेशन है उसमें आ जाता है। उस जीन को क्या कहते हैं, जंपिंग जीन। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, सुनते होगे आप ना, यार ये बच्चा तो अपने नाना पे गया है या ये बच्चा अपने दादी पे गया है, तो कैसे, वो जंपिंग जीन के ही कारण होता है ना। इसका मतलब कि क्या सिर्फ एक पीढ़ी में ही माता पिता के कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, कई सारे पीढ़ियों में भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ओके। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, in sexually reproducing organism a pair of factors determine their properties। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों की एक पूरी की पूरी जो जोड़ी होती है ना, वो क्या करती है,
वो गुणों को डिसाइड करती है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जीन, फिर यहाँ पे स्पेस है कि गतिविधि के माध्यम से गुणों को नियंत्रित करते हैं। जीन कंट्रोल्स स्ट्रेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ विच एक्टिविटी? क्रोमोसोम, गैमेट्स, एंजाइम या हार्मोन? बताइए किसकी एक्टिविटी से जो जीन होता है वो गतिविधि करता है? एंजाइम, ये रिएक्शंस को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस को बढ़ाने का काम या घटाने का काम करते हैं, मींस ये रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंजाइम, ये हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स क्या करते हैं? आपको भी पता है कि ये जीन के कार्यकी में हेल्प करते हैं, ये जीन की मदद करते हैं। कहते भैया तुम अकेले काम करते करते थक जा रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो किसकी हेल्प करते हैं? वो जीन की हेल्प करते हैं। ठीक है, एक हार्मोन एक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, हार्मोन। ओके, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारित करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डज टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स इन सम स्पीशीज? बताइए, मैमल्स, एम्फीबियन, एप्स या रेप्टाइल? इसमें से कौन है जिसका जो सेक्स होता है या जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। हाँ, सोचिए कितनी तकनीक आ गई है ना, कि हमारी नहीं है भाई, वैज्ञानिकों की कोई तकनीक नहीं है ना, उनका दिमाग है, ये नेचर है। तो जो ये देखिए मैमल्स, आपको भी पता है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उभयचर भी नहीं करते हैं, एव्स भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता उनका जेंडर। अब बचा कौन? रेप्टाइल। तो आपको पता है जो रेप्टाइल होते हैं ना, उनका जो मेल और फीमेल होना ये किस पे निर्भर करता है? ये करता है टेम्परेचर पे। उनके जो अंडे होते हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से मेल या फीमेल को पैदा करते हैं। ओके, मीन्स कि जो उसमें बच्चा रहता है वो पहले डिसाइड नहीं रहता कि वो मेल होगा या फीमेल, वो वेदर पे डिपेंड करता है कि अब मेल होगा या फीमेल होगा। आपको पता है छिपकली, रेप्टाइल में कौन आता है? छिपकली आ गया, जो भी रेंग के चलते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सरीसृप, रेप्टाइल। छिपकली का जो मेल और फीमेल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव जीवन की शुरुआत मादा के रूप में ठीक करता है और फिर नर में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अब आप सोच लीजिए कि ऐसी ऐसी प्रजाति आ गई है कि क्या ही बोला जाए, कि वह प्रक्रिया जो एक जीव जीवन की शुरुआत में किससे? मादा के रूप में और फिर नर में परिवर्तित हो जाता है। The process by which an organism begins life as a female and then transform into a male is known as what? Heterozygous, protandry, homozygous या प्रोटोगाइनी? बताइए इसमें से कौन है जो कि जीवन काल में पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? मादा, फीमेल होता है, फीमेल, और फिर ये बेचारा क्या होता है? चेंज किसमें हो जाता है? वेदर की वजह से मेल में। ओके, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है ऑप्शन बी, प्रोटोगाइनी। ठीक है, और ये जो क्रिया होती है ना, ये पता है किसमें होती है? प्लांट्स में होती है। केला का पौधा जो होता है ना, केला का पौधा, बनाना, प्लम, इसमें क्या होता है? पहले ये मादा के रूप में विकसित होते हैं और फिर नर में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका अवांछित गर्भधारण और यौन संचारित रोगों दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? अब पूछ रहा है कि जो सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और बर्थ को कंट्रोल करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो यूज किया जाता है?
ठीक है, which of the following contraceptive method is useful for the controlling both unwanted pregnancies and STDs? तो बताइए, सर्जिकल मेथड, कॉपर टी, ओरल पिल्स या फिर प्रोटेक्शन? इसका आंसर बहुत इजी है, तो आप दे सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे एड्स भी चलवाए, बहुत सारे अभियान भी चले हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, यूज ऑफ प्रोटेक्शन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरी हार्मोन का उदाहरण है? Which of the following is an example of an ovary hormone? तो बताइए कौन है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन? इन चारों में से कौन है जो किससे रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है, बताइए। अच्छा ये बताइए कि जो मेल या फीमेल होते हैं, जब वो एडोलसेंस में जाते हैं तो उनकी बॉडी में एक अलग ही कैरेक्टर आता है, ठीक है। वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जेंडर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे जो मेल होता है तो उसका सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? जब वो एडोलसेंस में जाता है तो उसको दाढ़ी आना शुरू होती है, उसकी आवाज मोटी हो जाती है, उसके मसल्स मोटे होने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये एडोलसेंस के लक्षण है। और ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, मेल में पाया जाता है। और फीमेल में पाया जाने वाला जो कि उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है, तो वो है आपको एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल जो होती है एडोलसेंस में उनके सेक्सुअल कैरेक्टर को कौन डिसाइड करता है? तो ये करती है, ठीक है। उनके बॉडी पार्ट्स में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? तो वो आते हैं एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और अगर देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये पूछ सकता है कि जो मेल होते हैं उनके टेस्टिस से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो टेस्टोस्टेरोन है। देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन रहा है आराम से, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन अपना लिंग बदल सकता है? ठीक है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं है। इतनी वैरायटी आ गए हैं, इतनी वैरायटी आ गए हैं जीवों के कि कुछ भी हो जा रहा है। कि वो मेल पैदा हो रहे फिर बाद में फीमेल बन जा रहे हैं, मतलब क्या ही है नेचर। आप सोचो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? अब ये सब चीजें तो कभी सुनने को नहीं मिलेगी ना अगर आप पढ़ोगे नहीं या ध्यान नहीं दोगे तो, हाँ, या फिर न्यूज में देखो। तो बताइए which of the following can change sex indicating that sex is not genetically determined? बताइए, फ्रॉग, स्नेक, फिश या स्नेल? कौन है जो कि अपने सेक्स को पहले क्या होता है, वो जब पैदा होता है तो वो फीमेल है फिर बाद में मेल हो जा रहा है, या पहले मेल है या फीमेल हो जा रहा है? तो बताइए कौन करता है ऐसे? तो भाई ये जो घोड़ा है ना, ये महोदय जब पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? ये मेल होते हैं, लेकिन कुछ चेंज होने की वजह से ये फिर वापस से क्या हो जाते हैं? ये फीमेल हो जाते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्नेल होगा। बायोलॉजी या फिर मैं कहती हूँ साइंस मजेदार होता है जब उसमें ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपको शॉक करती कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मतलब आप सोचो ना कि कैसे कोई मेल अपनी लाइफ के टाइम में फिर वापस से एक फीमेल में चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा क्या चेंज, अब पता आप जाके आज देखना कि ये प्रोसेस होता कैसे है, तो आपको शायद मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें तो आपको बता नहीं सकती, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मानव की सामान्य कोशिका में 46 गुच्छित होते हैं, लेकिन युग्मक में होते हैं germ cell में कितने गुच्छित होते हैं? The normal cell of a human being consists of 46 chromosomes. However, the germ cell has
कितने 22 क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे बात हो रहा है जर्म सेल की। अच्छा देखिए बॉडी में कितना होता है क्रोमोसोम, तो 46 होता है, ठीक, ये बात तो मेंशन की गई है। हाँ, अब उसमें से इस 46 में से जो सोमैटिक सेल होती है या जिसको कहते हैं स्पर्म या एग जो होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं, ओके। और जो जर्म सेल होता है ये हो गया जर्म सेल। तो फिर जब 2 माइनस कर देंगे 46 में से तो कितना बचेगा, 44 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बताइए जब यहाँ पे 2 हो गया आपका जो सोमैटिक सेल में रहता है और 44 हो गया जो कि जर्म सेल में रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, जर्म सेल की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 44 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, जर्म सेल में, और 2 होते हैं सोमैटिक सेल में, ओके। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की उम्र से शुरू होती है और कब तक रहती है। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू, तो बताइए 19 से 20 ईयर, 16 से 17 ईयर, या 18 से 19, या 15 से 16। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो एक एज के बाद वो अपने एडोलसेंस में जाता है, जहाँ पर वो क्या होता है, पूरी तरह से मैच्योर होने लगता है अपनी आने वाली जो लाइफ होती है ना उसके लिए। अब उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो एक एज के बाद शुरू होना है। जैसे कि अगर आप मेल को ले लो, तो जब दाढ़ी आना शुरू होती है तो उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे एक प्रॉपर मैन, एक लड़का एक मैन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। या फिर एक गर्ल जिसमें कन्वर्ट होती है फीमेल में पूरी तरह से कन्वर्ट होती है, कैसे, जिसका सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो क्या है। अब बात हो रही है कि जो एडोलसेंस की लास्ट वाली एज होती है, जहाँ तक वो किशोरावस्था में रहते हैं, तो वो एज आपकी क्या होती है, तो वो एज होती है 18 से 19 साल। मीन्स की जो 18 से 19 साल की एज होती है ना, वो एडोलसेंस की लास्ट एज होती है। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, उसके कैरेक्टर्स काफी डेवलप होने लगते हैं। और अच्छा ये बताइए लड़कों को क्या स्टार्टिंग में बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, नहीं ना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके निकलती है, फिर बाद में वो बढ़ते बढ़ते ग्रो करके प्रॉपर ग्रो कर जाती है। तो इसका मतलब कि वो एज क्या होती है, उनकी पूरी तरह से मैच्योर एज है, अब वो पूरी तरह से ग्रो कर चुके हैं, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। बताइए विभिन्न प्रजातियों में लिंग का निर्धारण विभिन्न कारकों द्वारा किया जाता है, या फिर घोंघू जैसे जानवरों में कुछ जीव अपना लिंग बदल सकते हैं। ये तो अभी बताया था ना मैंने, ये तो सही है, बिल्कुल भी ये भी सही है कि लिंग का निर्धारण विभिन्न कारकों द्वारा किया जाता है। सभी मानव गुटकुट जोड़े में नहीं होते, ये बात भी सही है, ठीक है। कैसे, जो एग और स्पर्म होता है ना, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ना कि डिप्लॉइड, क्योंकि जब वो फ्यूजन करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आने वाला सेल होगा, जैसे कि ये देखिए ये आपका हो गया स्पर्म और ये एग, तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम होता है, सिंगल, ठीक। जब ये दोनों फ्यूजन करेंगे तो जो सेल बनेगी वो 2n बनेगी। अगर यहाँ पे अगर 2n होता तो आप बताइए यहाँ पे जो फ्यूजन के बाद सेल आती तो वो 4n होती ना, इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता, बहुत ज्यादा होता, दुगना होता। तो इसीलिए ये जो सेल होते हैं ना, इनमें क्या होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सिंगल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है, कि सभी बच्चे अपनी माँ से वाई गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो बताइए क्या माँ के पास क्रोमोसोम वाई होता है, माँ के पास वाई क्रोमोसोम होता है या फिर पिता के पास होता है, जाहिर सी बात है ना कि पिता के पास होता है। तो फिर जब माँ के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं, मान लीजिए ये माँ है और ये पापा है, ठीक है, पा, ठीक। अभी पा मूवी भी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, तो रिलेट कर लेना भाई। तो देखिए जो माँ होती है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है एक्स एक्स, ठीक। लेकिन जो पिता होते हैं उनके पास क्या होता है, तो एक्स वाई।
ओके, तो इसका मतलब जो y आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका किससे, पापा से, और जो x आएगा वो आएगा माँ से। इसका मतलब कि लड़कों में जो गुणसूत्र पाया जाता है y, वो उनकी पिता से मिलता है, और जो x क्रोमोसोम रहता है वो उनकी माँ से मिलता है। और लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियों में दोनों में ये x और x ही मिलते हैं, जो बाद में क्या बनते हैं, डबल x। इसका मतलब लड़कियों में x कहाँ से आता है, माँ और पापा दोनों से x आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये डी। इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, माँ से y नहीं आता है, x क्रोमोसोम आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम सुनते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज रहती है भाई ये। तो देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो ये यूट्रस होता है, और ये यूट्रस के किनारे किनारे पर क्या होता है, ब्लड की लेयर होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा किस लिए होता है, ये प्लेसेंटा होता है जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ आता है, यहाँ पे आके चिपक जाता है, और इससे बच्चे क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा और चिपक कर ये ग्रो करना शुरू करता है। तो बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इसी प्लेसेंटा से मिलता है। लेकिन जब ये एग फर्टाइल नहीं होते तो ये प्लेसेंटा क्या होती है, यूजलेस हो जाती है, उसका कोई काम नहीं बचता। तो फिर वो क्या करती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है। कैसे रिमूव होती है बताइए, ये पूरी की पूरी शेड होके रिमूव हो जाती है बॉडी से। इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूछ रहा है कि यूट्रस की परत से यूटेराइन लाइनिंग क्या होती है, शेड हो जाती है, फट जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब ये आपका जो रिप्रोडक्शन टॉपिक था ये पूरा हो गया है। इसमें इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो कि बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं, और मैंने उसमें आपको ना ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें तो समझा ही दी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मस्ती करते हुए पढ़ो, भूलो मत। ठीक, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।